नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी पंत और इस वक्त आप देख रहे हैं राइस टाइम न्यूज। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी पार्लियामेंट में काफी ज्यादा महंगाई को लेकर चर्चा हुई, जिस पर विपक्षी दलों ने भाजपा को काफी अच्छे से घेरा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, यानी कि महंगाई पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक अध्यक्ष और एडवोकेट जिनका नाम है रविंद्र कुमार, जिनसे स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रविंद्र कुमार, मैं पेशे से वकील हूँ और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वैसे पेशे से मैं जो है सामाजिक कार्य करता हूँ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने बात कही, महंगाई के विषय में काफी ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं संसद के अंदर, क्योंकि विपक्षी दल जो है भाजपा को घेर रहे हैं जीएसटी को लेकर। इस पर सर क्या कहेंगे आप? देश में इस समय महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई की दर जो है दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो हिंदुस्तान में है। थोक महंगाई इस समय जो है 15.7 हर महीने बढ़ रही है और जो कि रिज़र्व बैंक ने ये तय किया था कि हिंदुस्तान में महंगाई की दर 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये उससे 1.5 गुनी नहीं बल्कि 2.5 गुनी ज़्यादा है। तो ऐसी हालत में गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो कैसे अपना पेट पाले, कैसे जिंदा रहे और कैसे वो दुनिया में तरक्की कर सकें। सर, नारेबाजी को लेकर बात आ रही है, महंगाई डायन खाई जाते हैं, क्योंकि ये एक गाना है, एक फिल्म में यूज हुआ था, उसको एक नारी की तरह विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, इसको अपने मोर्चे में यूज किया। इस पर आप लोगों की, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस पर? देखिए, मोदी सरकार जब चुनाव के समय आई थी तो 2014 में उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब अगर इसी नारे को अगर आप आज के समय में देखें तो नारा बनता है कि बहुत हुई महंगाई की मार, चारों ओर मचा हाहाकार। तो महंगाई जो है इस समय हिंदुस्तान के गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ लोगों के देश में आज के समय में 25 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हैं और 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो जून के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं रिजर्व बैंक के कि पूरे एक महीने में 1.46 लाख यानी 1,46,00,000 लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। और जिस तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है उसका मतलब है कि आम आदमी को अपनी जेब में पैसा नहीं है तो वो खाएगा क्या, और उसको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 सबसे बड़ी एक समस्याएं हैं जो हिंदुस्तान लगातार झेलता रहा है। बहुत बार एक बार फिल्म आई थी कि रोटी, कपड़ा, मकान, मनोज कुमार की, वो बड़ी फेमस हुई थी इसी बात के लिए। और वो एक महंगाई का मुद्दा जो है उसी तरह का दावानल आज के समय में बन गया है जैसा कि वो 1972-73 में था, फिर वो 84-85 में हुआ। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में महंगाई की वजह से अक्सर सरकारें से बदलती हैं कि अगर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, दूध के रेट बढ़ जाते हैं तो लोग सरकारों को बदल देते हैं। तो ऐसी हालत में महंगाई जो है एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि ये लोगों के सर्वाइवल से जुड़ा है, जिंदा रहने से जुड़ा है, और अगर लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो वो देश में कुछ कर नहीं पाएंगे। सर, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि 2024 में जो है चुनाव होंगे, जिसके लिए इन लोगों की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। वैसे तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले हमने देखा कि पेट्रोल के रेट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ, उसके साथ अब हम देख रहे हैं कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो धीरे धीरे, कभी टेट्रा पैक पर, कभी पॉलीथीन को बैन करना हो तो है तो अच्छी बात, लेकिन टेट्रा पैक्स पर काफी ज्यादा जीएसटी के जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर जो आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके लिए एक आम इंसान उस चीज को कैसे टैकल करे? आम आदमी के पास जेब में पैसा ही नहीं है, वो सड़क पे जाता है तो सोचता है मैं क्या खरीदूं। आप देखें कि पहले ये होता था आलू और प्याज सबसे सस्ती सब्जी होती थी, लोग वो खरीद के खा लेते थे। अब आलू जो है इस समय 40 रुपये किलो है, प्याज जो है 40 रुपये किलो है। तो आप समझिए कि आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो खाए क्या, कमाए क्या और कैसे अपने जीवन को, अपना ज़िंदा रहने का जो मकसद है वो पूरा करें। आपने कहा कि भाई ये जीएसटी लग गया है, तो जीएसटी की दरें जो है अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जिसके लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, जीएसटी जिस चीज़ पे लगता है और उसका जो विक्रेता है उसको उसका हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे आप कहीं जाएंगे पार्किंग में, तो पार्किंग वाला जो है आज के समय में एक मशीन अपने हाथ पे रखता है, उसमें वो देखता है जी कितना टाइम हुआ, उसके हिसाब से आपको दे देगा। अब जीएसटी के लिए, अब मान लीजिए कोई आदमी आलू बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, जीएसटी लग गई है, या वो गेहूं चावल बेच रहा है, जीएसटी लग गई है, तो उसको जो है
वैसी मशीन रखनी पड़ेगी जिसमें जीएसटी का उसे हिसाब रखना पड़ेगा, और जीएसटी का हिसाब रखने के लिए उसको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आदमी जो फेरी लगाता है, जो सब्जी बेचता है, वो कैसे जीएसटी का हिसाब रखेगा, इस बारे में सरकार ने नहीं सोचा है। और लगातार आप देखिए, सरकार कहती है कि हम एक कैशलेस इकनॉमी बना रहे हैं। कैशलेस इकनॉमी का मतलब है कि ना रुपया चलेगा, ना कागज़ की ज़रूरत होगी। पार्लियामेंट को भी कैशलेस बनाया हुआ है। एमपीओ को जो है, आप समझिए, जो बजट होता है या जो बिल होते हैं वो अब नहीं मिलते, वो कहते हैं आप जो है नेट पे देख लो। अब कैशलेस इकनॉमी की बात कर रहे हैं, और जीएसटी जब आप लगाते हैं तो उसकी जो पर्ची मिलती है वो कागज़ की होती है। तो कैशलेस की जगह जो है कैश फुल जो है हर चीज़ हो गई है। पहले आप सड़क पे खड़े होकर आपने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे, ली और पी और चल दी है। अब आप उससे जब कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उसमें 5% जीएसटी होगा। टेट्रा पैक वाली जैसे आपने बात की, पहले 5% था, फिर 12% हुआ, अब 18% है। तो 18% टैक्स का वो जो है वो फिर आपको रसीद बनाएगा। तो हालत जो है देश की हो जाएगी कि देश में अकाउंटेंट जो है सबसे ज़्यादा हो जाएंगे एक समय में, कि दुकानदार कम होंगे, अकाउंटेंट ज़्यादा होंगे। और अकाउंटेंट जीएसटी कैसे भरना है कोई नहीं जानता। जीएसटी जो है एक बड़ा एक घालमेल है, एक दलदल है जिसमें देश जो है धंसता जा रहा है। सर, एक बात आपने ये भी उठाई थी बेरोजगारी से रिलेटेड। तो अभी अभी कुछ समय पहले सरकार ने एक ये भी बयान दिया था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां अभी निकालने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्केल पे वो आ रही हैं। उसके साथ ही एक अग्निपथ नाम करके स्कीम भी लॉन्च की थी, जिससे कि लोगों को ऐसा लगा कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो जिस पर काफ़ी लोग भड़के, रेल रोको आंदोलन हुआ, साथ ही रेल के डिब्बों में आग भी लगाई गई, जो कि हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है एक नेगेटिव वे में। तो सर, क्या आपको लगता है ये जो स्कीम आई थी अग्निपथ, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलता, वो गलत थी? सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जो है इस समय समझिए दिवालिया हो गई है। और दिवालिया सरकार ये जो बार बार लॉलीपॉप देती है कि अग्निपथ आ रहा है, हम नौकरी निकाल रहे हैं, कभी रेलवे निकालती है। आप ये समझिए कि हर साल भारत की सेना में 90,000 सिपाहियों की भर्ती हर साल होती थी। हिंदुस्तान की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 14 लाख के करीब लोग जो है नौकरी करते हैं या सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। अब 90,000 लोगों की भर्ती 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, 2022 में नहीं हुई। तो 2,70,000 लोगों का बैकलॉग है, जिसको पूरा करने के लिए लोग जो है दिन रात गाँव में अपने घरों पर अपनी मेहनत करते हैं, और उनके मन में एक सपना होता है कि हम भारत की सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे। अब 2,70,000 की जगह अग्निपथ जो योजना आई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 45,000 लोगों की भर्ती होगी। तो 45,000 लोगों की भर्ती और 2,70,000 लोगों की भर्ती को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नौकरियां नहीं हैं। रेलवे ने कहा कि हम 1,46,000 नौकरी देंगे, उसका उन्होंने संसद में भी कहा पिछले सत्र में, और अभी तक वो जो है नौकरियां निकली नहीं, क्योंकि रेलवे को भेज दिया है। रेलवे के पास काम नहीं है, और रेलवे कहते हैं कि हमने जो है क्लास डी और 3 के जो सारे के सारे पद हैं वो समाप्त कर दिए हैं। तो जब पद समाप्त कर दिए तो सरकार जो है ये ढकोसलेबाजी करती है, कहती है कि हम नौकरी देंगे। नौकरी देने के लिए आज के समय में सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार अपने खर्चे नहीं चला पा रही, और इसीलिए ये देश की सरकार जो है आज के समय में दिवालिया है। सर, आप सरकार को इस वक्त दिवालिया बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब अगर माना 2024 वाले सत्र में कांग्रेस या फिर कोई विपक्षी दल जो है वो आ जाता है पावर में, तो क्या वो इस हालत को सही कर पाएगा, या फिर इंडिया जो है वो श्रीलंका जैसी क्राइसिस फेस करेगी? हमारी हालत जो है आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे तो श्रीलंका से बदतर है। सिर्फ हमारा मीडिया है जो नहीं बताता कि हमारी हालत बदतर है। हालांकि ये बात है कि श्रीलंका पर 51 बिलियन US डॉलर का कर्ज था जो वो नहीं चुका पा रहा था। हिंदुस्तान को अभी आने वाले 9 महीने में 267 बिलियन US डॉलर का कर्ज चुकाना है, यानी आप ये समझिए उससे 5 गुना ज़्यादा कर्ज हमें चुकाना है। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 621 बिलियन US डॉलर का था, जो घटकर अब निर्मला सीतारमण ने खुद परसों पार्लियामेंट में कहा कि हमारा फॉरेक्स जो है रिज़र्व जो है वो 580 बिलियन US डॉलर का रह गया है। एक तरह से आप समझें कि 41 बिलियन US डॉलर का हमारा जो है व्यापार घाटा है। हमारे पास जो है पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, और इसीलिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि आगे से हम जो है विदेशों से कोई भी चीज़ खरीदेंगे वो रुपी वर्सेस रुपी खरीदी जाएगी, कि विदेश का आदमी आकर हिंदुस्तान में कोई चीज़ बेचता है तो उससे हम उसके बदले में रुपए देंगे, और रुपए को उसे जो है उसकी परेशानी है, उसकी चिंता है, वो कोशिश करेगा कि उसे कैसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा। और अगर डॉलर जैसे 80 का 82 का 90 हो जाता है तो कोई विदेशी आदमी हिंदुस्तान में आकर कोई चीज़ जो है रुपए में बेचने को तैयार नहीं होगा। सर, एक बार अगर इस चीज़ को हम सम अप करें तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार की गलती है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, और टैक्स की दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाती गई, जिससे कि आम आदमी के जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा।
तो सर आम आदमी क्या जीना छोड़ दें? ये तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आम आदमी जीना छोड़ देगा, बाजार से जाके वो फिर भी कुछ ना कुछ खाएगा ही, लेगा ही। तो आम आदमी जो है वो किस प्रकार से इन चीज़ों से हल करे या डील करे इन चीज़ों से कि आसानी से उसका जो है भुगतान भी हो जाए, उसको नौकरी भी मिल जाए, और सरकार से किस प्रकार से वो अपील कर सकता है? सरकार से अपील करना बेकार है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार जो एक तरफा बात करती है, जिस तरह मोदी जी मन की बात रेडियो पे करते हैं, तो वो आप समझिए एक संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसमें आप सुन सकते हैं, अपनी बात नहीं दोहरा सकते। तो सरकार तक कोई बात पहुंचाने का कोई फोरम आज के समय में हिंदुस्तान में जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। जनता के भरोसे बस यही है कि वो टीवी चैनल पे देखे और समझे कि देश में जो है पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, श्रीलंका के भूखे लोग मर रहे हैं, और दूसरे देश में लोग जो है इथोपिया वगैरह में लोग भूखे मर रहे हैं, तो मान ले कि ये भूखे मर रहे हैं तो हम भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में हम पैदा हुए हैं, भगवान सबको देख रहा है और भगवान भरोसे जो है इस समय देश चल रहा है, और जो भूखे लोग हैं वो भी भगवान भरोसे हैं। सर तो मैं क्या आपसे ये जान सकती हूँ कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप बीजेपी के मतलब बिल्कुल एंटी जाके बात कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही, ना ही कोई काम कर सकती है आगे, ये हमारे देश को डुबा देगी। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो आ सकती है जिस पर हम भरोसा करें पूर्णतः से, जो हमारे देश का उत्थान करेगी? जॉन पोप पाल ने एक बात कही थी, फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, व्हाट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज़ बेस्ट। तो सरकार का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, सरकार का काम जो है जनता को सुविधाएं देना है, सरकार का काम है आपके जीवन को सरल और सुखी बनाए। जो भी सरकार अगर आपके जीवन को सरल और सुखी नहीं बना सकती तो वो समझिए वो नालायक लोगों की सरकार है, और ऐसी नालायक सरकार को लोगों को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उसके पद से उतार देना चाहिए। तो सर मैं क्या समझूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में कौन सी सरकार आगे आ सकती है? क्योंकि अभी भी यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहर अगर हम कहीं किसी भी जगह बात करें तो भाजपा का नाम सबसे पहले लोगों के मुंह पर आता है। देखिए ऐसा है, सरकार बनेगी किसकी, कौन चलाएगा, ये जनता तय नहीं करेगी, ये इलेक्शन कमीशन तय नहीं करेगा, ये देश की पार्लियामेंट तय नहीं करेगी, ये देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तय नहीं करेगी। हिंदुस्तान में आज के समय में सरकार वही बनाएगा जिसके हाथ में ईडी होगी, जिसके हाथ में सीबीआई होगी, जिसके हाथ में जो है एनआईए होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसके पास जो अडानी अंबानी होगा, जो पैसे वाला आदमी होगा, वो सरकार बनाएगा। बाकी जनता जो है भेड़ की तरह है, उस जैसे कि भेड़ के बारे में कहा जाता है कि उसकी किस्मत में एक ही बात रहती है कि जहाँ भी वो जाएगी वो मुड़ ही जाएगी। तो जनता का काम जो है सिर्फ भेड़ की तरह जो है दूसरों के लिए अपने कंधे पर ऊन को ढोना है, बाकी उसका कोई भविष्य मैं हिंदुस्तान में आज के समय में नहीं देखता। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र कुमार, जो कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट थे। ऐसी ही और खबरों के साथ आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।